नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिंदी लोक भारती, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2021, मीडियम है इंग्लिश मीडियम। इस चैनल की अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ याद से वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर, और उसके पहले अगर आपने बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आए और जो पुरानी वीडियोस बन चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है गोवा जैसे मैंने देखा। लिखा है विनय शर्मा जी ने। उनका परिचय दिया है। उनका जन्म हुआ है 1973 उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। लेखक का परिचय है कि विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है, मतलब एक्सपीरियंस बेस वो लिखते हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। विधा यानी कि प्रकार। यात्रा मतलब ट्रैवल के बारे में ब्लॉग लिखना, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम ब्लॉग लिखना बोलते हैं ट्रैवल के बारे में। तो यात्रा का वृत्तांत लिखना इनकी बहुत ही पसंदीदा प्रकार है लेखन का। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। क्या क्या लिखा है कृतियाँ देखिए। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ये ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, ये व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोइम्बतूर में कुछ दिन, ये यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं। इस गद्य के संबंधित पढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदरी समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मतलब ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको यह इमेजिन करना है कि आप गोवा वहाँ पे मौजूद हो, आप गोवा में मौजूद हो, क्योंकि ये यात्रा वर्णन है तो ये आपको सुनना नहीं है, उसको महसूस करना है, तब जाके आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि टूरिस्ट लिस्ट में, सभी के टूरिस्ट लिस्ट में गोवा ये होता ही होता है। ठीक है, सबको ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बार हम गोवा जाके आए। तो गोवा ये यूथ के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। जो यंगस्टर्स होते हैं उनको गोवा बहुत अट्रैक्ट करता है। फ्रेंड्स के साथ गोवा जाएंगे, ये सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये ड्रीम होता है जब वो यंग होते हैं। ओके, तो गोवा ये नाम सुनते ही सभी के मन तरंगायित उठते होते हैं, मतलब सभी बहुत खुश हो जाते हैं गोवा ये नाम सुन के। क्यों? क्योंकि गोवा का प्रकृति भी बहुत सुंदर है। प्रकृति यानी कि नेचर। आबो हवा, आब प्लस हवा, ये मिक्स शब्द है। आब मतलब पानी और हवा, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छा है, पानी और हवा बहुत अच्छा है। उधर की जो जीवन शैली है, लोगों का जीने का तरीका है गोवा का, वो भी बहुत हमें आकर्षित करता है। और इसके लिए पर्यटक क्या होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो खुद ब खुद गोवा की तरफ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। देखिए, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट में कंसिडर किया जाता है, तो इतना छोटा वो राज्य होने के बावजूद ये सभी पूरे भारत में रहने वाली जो जनता है उसके दिलों की धड़कन ये होता है गोवा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारत में जिसको गोवा के बारे में पता नहीं होगा, या फिर वो गोवा जाने के लिए ना कहेगा। इतना ये सुंदर है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा, और इसीलिए ये इतना अट्रैक्टिव प्लेस होने की वजह से हमारे जो लेखक है, ठीक है, जिनका नाम है विनय शर्मा, उन्होंने भी सोचा कि हम भी गोवा चले जाते हैं, कुछ दिन घूम के आते हैं। लेखक यहाँ पे रह रहे थे इंदौर में, और वो इंदौर से गोवा चले गए उनके फैमिली के साथ। खंडवा से मेरे साढ़ू साहब
साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अभी ये अकेले इनकी ही फैमिली नहीं गई है गोवा, तो उनके जो साधु थे, साधु का मतलब आपको पता है क्या? साधु का मतलब होता है पत्नी की बहन का पति, ठीक है। अभी लेखक की जो पत्नी है, उस पत्नी की जो बहन है, उसका जो पति होता है उसको साधु कहा जाता है, ठीक है। तो लेखक के जो साधु थे वो खंडवा में रहते थे, तो खंडवा से उन्होंने उनको भी सपरिवार वो सब साथ में गोवा चले गए। देखिए, अभी आपको इमेजिन करना है लेखक ने उस गोवा की जर्नी को कैसे एंजॉय किया, उन्होंने वो लिख कर रखा है। तो ये देखिए, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है, ये बहुत पहले का टेक्स्ट है। अब हम लोग किसी किताब को लेकर ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब से इंस्टाग्राम है, तो यूट्यूब और इंस्टा में हम लोग ट्रैवल व्लॉगिंग और ट्रैवल्स के वीडियोस देख लेते हैं, और हमें वो चीज़ सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें वो देखने को भी पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने प्रोग्रेस किया है, पर जब लोग ये सब चीज़ें नहीं थी जब मार्केट में, तब बहुत सारे लेखक जब कहाँ पे जाते थे, किसी नए प्लेस के जगह पे जाते थे, तो बहुत सारे लेखक उनका जो यात्रा का वर्णन है वो लिख के रखते थे, और बाद में वो किताब प्रसिद्ध होती थी, पब्लिश होती थी, और फिर वो किताब के थ्रू बहुत सारे लोग उस जगह के बारे में जानते थे, क्योंकि तब ऐसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब ये सब नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर करोगे अभी ये क्या देखना, इससे ये पढ़ना क्या ज़रूरी है, हम तो ऐसे भी यूट्यूब पे देख सकते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगता है। पर ये बहुत पहले की बात है, इसके लिए जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये सब चीज़ें चलती थी। तो देखते कैसे वर्णन करते हैं वो गोवा ट्रिप का। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। लेखक ने डेट लिखा है कि वो कब गए थे, वो 23 नवंबर को निकले थे। गोवा एक्सप्रेस उनके ट्रेन का नाम है, और वो मडगांव, आपको पता है गोवा जब भी जाते हो आपको मडगांव स्टेशन पे रुकना होता है। सो जब ट्रेन इनकी मडगांव स्टेशन पे आती है तो उजास, सुबह का उजास मतलब सुबह का उजाला, हाँ, जो सुबह का उजाला होता है वो हुआ था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि सुबह सुबह था तो ठंडी ठंडी हवा होती है सुबह, तो ये जो शीतल हवा के झोंके थे उससे लेखक का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, और यात्रा की जो सारी थकान थी वो मिट गई। क्योंकि देखिए, ट्रैवल करना इट इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप ट्रेन जर्नी में होते हो, जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते नहीं, तो वो ट्रैवल जो होता है, ट्रेन जर्नी, वो थोड़ा थकान आपको महसूस कराती है। तो ये जो थकावट थी लेखक की वो चली गई, वो ठंडे शीतल झोंकों की हवा जो थी उसकी वजह से। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी एक मिनट मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। देखिए, ट्रैवलिंग बहुत ही फेमस क्यों हुआ है, क्योंकि जब आप पर्यटन करते हैं, जब आप किसी नए शहर को विजिट करते हैं, तो आपको एक आनंद मिलता है, आपको हैप्पीनेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके डेली रूटीन से कुछ अलग होता है, कुछ अलग अलग जगह पे आप जाते हो, अलग लोगों से आप मिलते हो। सो जो चेंज आता है लाइफ में वो बहुत ही आपको क्या करता है, बहुत हैप्पीनेस देता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। मतलब देखिए, हम बोलते हैं ना कि कहाँ पे घूम के आओ। कोई जब इंसान बहुत ही टेंशन में होता है तो उसको यही एडवाइस दी जाती है कि आप थोड़ा गांव जाके आ जाइए, या फिर आप थोड़ा घूम के आ जाइए, आपको थोड़ा बेटर महसूस होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा, पानी, माहौल बदल जाने से बहुत गहरा इफेक्ट हमारे माइंड पे होता है। तो यहाँ पे लेखक भी यही एडवाइस देते हैं कि जब हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्या आती जाती रहती है और उससे अगर आपको निजात पाना है, निजात यानी कि थोड़ा सा आपको आराम, उससे थोड़ा दूर रहना है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ट्रैवल पे, कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ पे वन डे 2 डे आपको ट्रैवल करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। देखिए, घर पे बैठ के या फिर वही माहौल में बैठ के आप वही चीज़ें सोचते रहते हो
और वही चीज़ें सोचने के वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जब आप ट्रैवल करते हो दूसरी जगह पे 1 डे 2 डे के लिए, तो आपका माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। आपकी डेली जो परेशानियां होती है, डेली का जो रूटीन होता है, और आप थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करते हो क्योंकि नई चीज़ें देखते हो, नए लोगों को एक्सप्लोर करते हो, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हो। तो ये क्या करता है, हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली जो समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, वो नेचर के पास जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ठीक है, जो हमारे लेखक हैं उन्होंने कहाँ पे बुक किया था, उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया था जो कि कहाँ था, मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण, ठीक है, साउथ साइड में, साउथ गोवा में बेनालियम नाम का एक कस्बा है, वहाँ पे उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया था। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खान पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। तो देखिए, ट्रैवल के बाद जब भी हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, हम थोड़ा खा पी लेते हैं, जो होटल का सर्विस होता है, ओके, और वो करने के बाद सभी लोग थोड़ा आराम करने की, क्योंकि सभी लोगों को ट्रेन में नींद नहीं आ पाती है। ठीक है, सो ये लोग सोने को चले गए थोड़ा आराम करने के लिए। नेक्स्ट है, इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता देता हूँ। अभी थोड़ा आराम करके शाम के समय ये लोग बाहर निकल रहे हैं थोड़ा गोवा एक्सप्लोर करने के लिए, पर लेखक बोल रहा है कि थोड़ा मतलब मैं कमरे से बाहर निकलने से पहले थोड़ा आपको गोवा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं जानकारी देता हूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। देखिए, गोवा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। ठीक है, इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल ऑफ गोवा क्या है, पणजी है। पणजी, ये जो राजधानी है गोवा का पणजी, तो वो मांडवी नदी के किनारे पे स्थित है। गोवा की सबसे बड़ी जो नदी है गोवा में, वो है मांडवी रिवर। ये बहुत ही बड़ी होती है और यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है, मतलब समर में भी ये नदी आपको पानी से भरी हुई ही दिखाई देगी। फिर भी समुद्र की, आपको पता है गोवा चारों ओर से, मतलब गोवा का जो पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो सी साइड है, तो समुद्र होने के वजह से क्या होता है, समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम प्रायः, मतलब शुरुआत से ही क्या होता है, उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस यानी कि ह्यूमिडिटी। जो लोग मुंबई, गोवा या फिर केरल, ये साइड मतलब जो समुद्र के साइड जितने भी स्टेट हैं हमारे, वहाँ पे लोगों को हमेशा गर्मी महसूस होती है, ह्यूमिडिटी होती है उनको, इसके लिए वहाँ पे कभी बर्फ भी नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र के वजह से उधर का तापमान जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हवा में थोड़ी नमी होती है पर ह्यूमिडिटी भी होती है। सॉरी, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। देखिए, मुंबई में तो ह्यूमिडिटी बहुत है, पर गोवा में इतना ह्यूमिडिटी नहीं है कि आपका जो बदन है, शरीर है, वो चिप मतलब पसीने से चिप नहीं रहता है मुंबई जितना, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा मतलब हरियाली, क्योंकि गोवा में एज कम्पेयर मुंबई ज़्यादा हरियाली है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, पर मुंबई में जितनी तीखी धूप होती है, मतलब हार्श, मुंबई का जो समर होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही हॉट समर्स होते हैं मुंबई में, उसी तरह से गोवा की भी जो धूप होती है वो बहुत तेज़ धूप होती है। नेक्स्ट है, ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको या फिर मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि गोवा यानी कि क्या, बहुत ही कूल प्लेस है जहाँ पे जाके पार्टीज करना है, डिस्को करना है, बहुत ही मतलब फ्रीडम है, वहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई मतलब किस तरह से भी कपड़े पहने, हाँ, तो ओपन माइंडेड गोवा है ऐसा लगता है। पर ये सब होने के बावजूद गोवा एक सांस्कृतिक मतलब उसका जो कल्चर है, ओल्ड गोवा,
ठीक है। ओल्ड गोवा में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे सो मेनी टेम्पल्स, देर आर सो मेनी टेम्पल्स, वहाँ पे बहुत पुराने ऐसे टेम्पल्स है। और जैसे कि मंगेशी टेम्पल है वहाँ पे, जो भी बहुत फेमस है। और सभी मतलब गोवा में जैसे मॉडर्नाइजेशन आपको दिखेगा, वैसे आपको जो कल्चर है, वो हेरिटेज है गोवा का, चर्च, वो सब एरिया, वो भी आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। मतलब गोवा ने पूरा उनका कल्चर छोड़ के सिर्फ मॉडर्नाइजेशन को अपनाया नहीं है, उन्होंने उनके कल्चर को भी रखा है और मॉडर्न चीज़ों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मतलब आपको खूबसूरत रेतीले तट भी दिखेंगे, महंगे होटल्स भी दिखेंगे और मॉडर्न जीवन भी दिखेगा, पर उसके साथ ही आपको पुराना गोवा, ओल्ड गोवा भी दिखेगा, मंदिर दिखेंगे, चर्च दिखेंगे, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। अभी ये जो जहाँ रहते थे बेनालियम, इनका जो रिसोर्ट था उसी के बाजू में बेनालियम नाम का बीच है। तो शाम हो गई तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे, तो वो शाम को बेनालियम बीच जाते हैं और बहुत सारे लोग गोवा में शाम को बीच पे होते हैं। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। नॉर्थ गोवा से कंपेयर अगर करें हम लोग, तो साउथ गोवा में थोड़ा शांति होता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आपको पीस मिलेगा। वहाँ पे मतलब ज़्यादा टूरिस्ट इतने, मतलब नॉर्थ गोवा में जैसे कि बागा बीच है, कलिंगुड बीच है, वहाँ पे आपको लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कंपेयर साउथ गोवा से। तो ये बेनालियम प्लेस साउथ में आता है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत ये जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से वो एक तो ट्रैवल करके वो सुबह सुबह आए थे, फिर ह्यूमिडिटी की वजह से, धूप के वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई थी थोड़ा, और फिर अभी शांत उनको लग रहा है क्योंकि ठंडा हवा है, बीच है, पानी है। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। तो देखिए, इनका जो होटल था वो बीच से, बेनालियम बीच से 1 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस था, पर फिर भी जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी उनको वो बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। अरब सागर, आपको पता है अरेबियन सी होता है, गोवा में आपको जो सी दिखता है उस सी का नाम है अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी, आपको पता है रणभेदी मतलब इतना बड़ा साउंड कि आप अगर रात के समय बहुत जो बड़ी बड़ी वेव्स अगर समुद्र में आती है, तो वो जब पत्थरों से टकराती है तो बहुत आवाज़, मतलब वो जो आवाज़ होता है, रात की जो पीस, रात का जो शांतता होती है, ठीक है, जो रात का सुकून होता है, उसमें वो जो पानी का आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो धीरे धीरे लेखक को भी बीच पे ये जो वेव्स की आवाज़ थी तो वो उनको सुनाई देने लगती, लहरों की आवाज़। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो पा रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। ये एक्सपीरियंस आपने किया है, नहीं किया है, आई डोंट नो, पर अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आप किसी बीच पे जब जाते हो तो जैसे ही जो कंक्रीट का रोड होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप प्रॉपरली बीच में एंटर करते हो तो सब जगह पे रेत होती है, और स्पेशली गोवा की जो रेत होती है तो वो आपका पैर अगर आप उसमें रखते हो तो वो थोड़ा नीचे जाता है, धंस जाता है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपका पैर उसमें नीचे चला जाता है। फिर उस पैर को उठाओ, फिर से दूसरा पैर आगे आगे, तो एज़ कम्पेयर रोड में जब आप दौड़ते हो तो वो फटाफट दौड़ पाते हो क्योंकि आपका पैर धंसता नहीं है। पर जब आप रेत में दौड़ना चाहते हो, मैं मुंबई के बीचेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं गोवा के बीचेस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि गोवा के बीच पे जो सैंड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी लेखक ने वही एक्सपीरियंस को दोहराया है कि हम कितना भी फास्ट दौड़ना चाहे, हम दौड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि जो रेत थी उसमें हमारे पैर क्या कर रहे थे, धंस रहे थे तो हम उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया। मतलब इतना सुंदर समुद्र, गोवा के जो समुंदर है, है, वो इतना समुंदर, वो बीच इतना प्यारा लगा, सुंदर लगा कि लेखक जैसे कि उसको जाकर लिपट गए।
मतलब जैसे कि उन्होंने उस बीच को, उस समुद्र किनारे को हक कर दिया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। बच्चों को तो देखिए, ये लेखक जो है वो इंदौर में रहते थे, तो इनके लिए समुंदर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर में कहाँ पे समुंदर नहीं होता है। जो लोग मुंबई में रहने वाले हैं या फिर समुंदर के साइड पे जहाँ भी लोग रहते हैं, अगर वो गोवा जाते तो उनका इतना क्रेज़ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उनके सिटी में समुंदर देखा होता है, बीचेस देखे होते हैं। पर इंदौर में, मतलब जो इंडिया का बीच वाला जो भी पार्ट है, वहाँ से जब लोग वहाँ पे बीच वाले एरिया पे जाते तो उनके लिए बहुत बिग डील होता है। और इसके लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो रेत में अपना घर बनाने उन्होंने चालू कर दिया। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। देखिए, बच्चे हैं, बच्चों को आपको पता है, आपने अगर कि आपके घर पे या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी के छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपने उनको ऑब्जर्व किया होता है, तो वो एकदम नादान होते हैं, ठीक है। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा घर टूट रहा है, पानी उसको तोड़ रहा है, लहरें उसको बर्बाद कर रही है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। वो उतने ही उत्साह से फिर से घर बना देते हैं। वो ऐसे नहीं करते, अरे नहीं नहीं मेरा घर टूट रहा है, मैं क्या करूँ, चिढ़ते नहीं है वो। उनको लगता है ठीक है चलो, एक गिर गया ना, मैं और दूसरा बनाता हूँ। तो बच्चों का ये स्वभाव होता है कि वो निराश नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेखक ने ये चीज़ नोटिस किया है वहाँ पे कि जब बच्चे रेत का घर बना रहे थे, एक वेव्स आती थी, एक लहर आती थी और उस घर को तोड़ती थी और चली जाती थी। तो नहीं, जब तक लहर नहीं आती ये बच्चे फिर से एक घर बना देते थे। तो ये ऐसा उनका चालू रहता था। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। तो देखिए, जैसे हम ना बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें कठिन लगती है, या फिर सब चीज़ में हमें गुस्सा आने लगता है कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतना मेहनत किया, ये कैसे बर्बाद हो सकता है, मैं नया नहीं ट्राई करूँगा, ये इतना मेहनत से किया था नहीं हुआ, तो मैं नया फिर से नहीं ट्राई करूँगा। ये हमारा नेचर अलग हो जाता है। हम जब छोटे रहते हैं हमारा ऐसा नहीं होता, एक ड्राइंग खराब हुआ चलो जाने दो, मैं दूसरा बना दूँ। हम चिड़चिड़ नहीं करते जब हम बच्चे होते हैं, पर जैसे जैसे हमारी प्रोसेस बढ़ जाती है, हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम में निगेटिविटी का ज़्यादा प्रभाव आने लगता है। तो लेखक ने भी यही चीज़ देखी कि सीखना चाहिए इन बच्चों से कि हम हमारा बचपन क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों निगेटिव हो रहे हैं, हम होपलेस क्यों हो रहे हैं। इन बच्चों के जैसे हमें रहना चाहिए। जिस चीज़ में हमें काम करना है उसमें हमें होप्स रखना चाहिए। होप मतलब आशा रखना, उम्मीद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेखक इन बच्चों से सीखते हैं उस गोवा के बीच पे। नेक्स्ट है शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। मतलब अभी थोड़ा रात हो गया, अंधेरा हो गया था, तो सब लोग किनारे पे बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। देखो, ट्रैवल जब हम लोग करते हैं ना, तो सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ शॉपिंग या फिर फ़ोटोज़ निकालना, ये ट्रैवल नहीं होता है। ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो जहाँ जाते हो उस जगह से पे आप कनेक्ट होते हो, वहाँ के लोगों को देखते हो, आप कुछ अलग महसूस करना चालू करते हो, आप नेचर से कनेक्ट होने लगते हो। आपको ये महसूस होता है कि ये जो नेचर है वो कितना सहज है। मतलब एक लहर आती है, उठती है, फिर से मिटती है, समुंदर में चली जाती है। उसका आने का उसका खुशी नहीं होता है, जाने का उसको गम नहीं होता है। तो इट इज़ अ नेचर। मतलब हम जो इंसान होते हैं वो एक चीज़ से इतनी लगावट रख के बैठते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे लाइफ से चली जाती है तो इतना निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें इस नेचर से सीखना चाहिए कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। और इसमें नेचर ने खुद को भी नहीं छोड़ा है। मतलब आप अगर देखोगे, नेचुरल चीज़ें भी ऐसी होती है कि अगर कोई फ्लावर ब्लॉसम हुआ है, कोई फूल खिला है, तो वो मुरझा भी जाता है। मतलब ये नेचर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो आया है वो चला जाएगा, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। और हम जो इंसान होते हैं, हमें सब चीज़ कांस्टेंट रहना अच्छा लगता है कि नहीं हम सब हमेशा सुखी रहे, हमारे पास हमेशा पैसा रहे। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि नेचर के साथ खुद ब खुद ऐसा नहीं होता। तो आप तो कुछ भी नहीं हो, तो आपके पास ऐसा चीज़ कैसा होगा, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहेगी। आज अच्छा है तो कल पूरा होगा,
बुरा है तो कल अच्छा होगा, ये कांस्टेंट चलता ही रहता है चक्र। तो नियति ऐसी ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आप कब महसूस करते हो पता है, जब आप खुद को टाइम देते हो। आप दूसरों में इतने खो जाते हो, इसका क्या चालू है, उसका क्या चालू है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे इसकी तरह बनना है, इसमें हम लोग भूल जाते हैं कि हमें खुद को टाइम देना है। तो जब आप शांत प्लेस पे कहाँ पे भी घूमने जाते हो तो आप खुद को टाइम देते हो, और ये सब चीज़ें जो आपको शोर में सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, वो वहाँ पे शांत जगह पे आपको महसूस होती है। इसलिए आपको ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच देती है। अभी आपने ये देखा होगा, ये मुंबई में भी आपको बीचेस पे दिखाई देते हैं कि कुछ बीचेस पे छोटे छोटे पंछी होते हैं जो टी 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 आवाज़ करके वहाँ पे बीचेस पे होते हैं, एकदम छोटे से होते हैं। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई जो मछलियां हैं उनका शिकार करने के लिए किनारों पे ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा से सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। तो आपको पता है समुंदर के किनारे पर लहरें जो होती है, वेव्स जो होती है, वो आती जाती रहती है। तो जब भी वेव्स आती है ना तो उसके साथ छोटी छोटी मछलियाँ भी चली आती है। तो उन मछलियों को खाने के लिए ये पंछी वहाँ पे बीच पे बैठे हुए रहते हैं। पर ये पंछी जैसे कि मैंने बोला वो बहुत छोटे होते हैं आकार में, इसलिए क्या होता है प्रॉब्लम कि जब तेज़ हवा आती है, समुंदर पता है आपको हवा कितना तेज़ होगा वहाँ पे, तो जब भी तेज़ हवा आती है ये अच्छे से उड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए वो नीचे ही बीच पे क्या करते हैं, किनारों पे इधर उधर ऐसे बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। तो आपको पता है बीचेस पे आपको डॉग्स भी देखने को मिलते, बहुत सारे कुत्ते बीच पे ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये जो कुत्ते हैं वो वेट ही करते रहते कि कब ये पंछी आके आराम से सुस्ताएंगे यहाँ पे और कब हम इन पे भागेंगे, इनकी तरफ भागेंगे, ठीक है। पर वो पंछी है उनका स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है, तो जब तक डॉग उनके नियर जाता है, कुत्ता उनके पास जाता है, वो उड़ जाते हैं। तो डॉग्स को ज़्यादा कुछ सफलता इसमें नहीं मिल पाती। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानियों का मतलब ट्रैवलर्स, जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, ये सभी का ये मतलब लेखक ने जो ये देखा है दृश्य, एक तो पंछी आते हैं, उनका आवाज़ आता है, कुत्ते उन पे दौड़ते हैं, ये जो सीनरी होती है, ये जो सीन्स है, वो टूरिस्ट का क्या करती है, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट करते हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। आपने ये एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए कि समुंदर का जो किनारा होता है वो सुबह बहुत अलग दिखता है, दोपहर को अलग दिखता है, शाम को अलग दिखता है, रात को अलग दिखता है। समुंदर हर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग दिखाई देता है। तो लेखक ने भी यही चीज़ अनुभव की। ये गए थे सनसेट के टाइम पे जब सूरज था, तो उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बताया। फिर अभी धीरे धीरे सूरज चला गया है और रात की गहराई, रात का जो अंधेरा छा गया है और उसमें चांद की चांदनी है, मतलब चांद की रोशनी है। और तब जो आप बीच देखते हो, एकदम अंधेरा सब जगह पे, बीच का जो पानी, उसकी जो आवाज़, ये बिल्कुल अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अब समुंदर स्याह और भयावह दिखने लगता है, ठीक है। स्याह मतलब काला। रात को जब आप समुंदर को देखोगे तो आपको बहुत काला दिखाई देता है, बहुत डेंजर मतलब जो समुंदर आपको सुबह या फिर दोपहर शाम को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिटी लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, वही समुंदर सिर्फ अंधेरा होने के कारण इतना डेंजर भी लग सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये हर चीज़ का ये सबूत है कि कभी भी किसी भी सुंदर चीज़ का जब रात को आप देखते हैं, किसी जंगल में आप सुबह भी जाते हो तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है, किसी पहाड़ पे आप सुबह जाते, दोपहर के जाते हो तब अच्छा लगता है। पर वही चीज़ अगर आप रात को करो तो अच्छा नहीं लगता है वो।
अच्छी नहीं लगेगी। वैसे ही ये समुंदर का जो रूप है, जो बहुत प्यारा लग रहा था कुछ समय के पहले, पर जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, ये डेंजरस लगने लगता है। आगे फिर उन्होंने नेक्स्ट डे का बताया है। ये दिन उनका पहला वाला ख़त्म हुआ 23 नवंबर। अगले दिन हम बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। अभी यहाँ पे देखिए, जो गोवा है वो टूरिस्ट प्लेस होने के वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है। आपको हर 5-10 मिनट में बसेस वहाँ पे मिल जाती है, जो लोकल बसेस है वहाँ पे। तो लेखक ने सोचा कि बस से ही हम लोग क्या करते हैं, गोवा घूमते हैं। पर उनको पता था कि गोवा में स्कूटी या बाइक्स भी मिल जाती है किराए पे। और एक्चुअली में गोवा घूमना है तो आपको स्कूटी से ही घूमना होगा। तो आप हर गली में रुक सकते हो, हर गली को देख सकते हो, ठीक है। तो अगर गोवा आपको बहुत करीब से देखना है तो इट इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप स्कूटी या फिर बाइक या फिर बुलेट जो भी है, टू व्हीलर का यूज़ करें। पर लेखक के साथ उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, तो लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि हम बच्चों के साथ अगर जा रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम बस से ही चले जाते हैं। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार हाथ होना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि लेखक जो हमारे हैं विनय शर्मा जी, वो प्योर शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, क्योंकि इंदौर है तो आपको पता है इंदौर मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ के वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, शाकाहारी लोग, उनका गोवा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है खाने का, क्योंकि गोवा ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो भी कैफ़ेज़ है, होटल्स है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करते हैं नॉन वेज फूड, और नॉन वेज के लिए ही गोवा बहुत ही फेमस है, स्पेशली सी फूड के लिए, फ़िश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि सी फूड ज़्यादा अधिक मात्रा में था, तो शाकाहारी जो पर्यटक थे उनको सुस्वादु मतलब डिलीशियस भोजन की समस्या थी कि यहाँ पे शाकाहारी जो भोजन है वो कुछ अच्छा टेस्ट उसका नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग मांसाहारी फूड खाते हैं। तो फिर दो चार हाथ होना पड़ा, मतलब क्या होता है, थोड़ा जूझना पड़ा। बहुत सारी जगह पे उनको होटल्स को ढूंढना पड़ा कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, और काफ़ी भटकने के बाद उनको अच्छा भोजन मिल गया। पर भोजन अच्छा मिल गया, पर क्या है, जेब तो ढीली हो गई। मतलब वो जो वेजिटेरियन फूड है वो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल्स में आपको नॉन वेज फूड मिलता है तो उसका रेंज थोड़ा कम होता है, पर वेज कुछ ही होटल्स में मिलता है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, लेखक को पहले से ही पता था कि गोवा में ऐसा ही होने वाला है, उनको खाने का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने रिसोर्ट में ही, एक मिनट, हाँ, उन्होंने अपने रिसोर्ट के स्यूट में ही उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो उन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे वो रुके थे तो उधर ही उन्होंने होटल से रिसोर्ट में बात कर ली थी कि हमें इसी होटल में किचन में हमें खाना, वेजिटेरियन खाना हमें मिलना चाहिए, ऐसे उन्होंने ऑलरेडी सुविधा करके रखी थी। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे, ठीक है। अंजुना बीच ये गोवा का सबसे फेमस बीच है। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख जो मुख्य बीच है, ठीक है, वो 7 या 8 ही है। अंजुना बीच उनमें से एक है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना जो बीच है वो एक तो उसका जो वाटर है वो ब्लू कलर का वाटर है, और पथरीला मतलब जो रेत है, सिर्फ रेत नहीं है, वहाँ पे पत्थर भी है, तो पथरीला है, इसके लिए ये फेमस है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, मतलब थोड़ा सा हिल है वहाँ पे, टेकड़ी जैसा, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मतलब अगर आपको थोड़ा हाई हील्स पे जाके आपको समुंदर देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। हाँ, रुकिए, समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। अंजुना बीच जब आप जाते हो तो आपको नीचे उतरना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली बीच आता नहीं है,
आपको थोड़ा नीचे, पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतर के वहाँ पे जाना पड़ता है। जो नीला पानी होता है इस समुंदर का, अंजुना बीच के यहाँ पे, तो वो काले पत्थर, मैंने बोला कि पथरीला होता है ये बीच, तो काले जो पत्थर होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, पछाड़ देता है, मतलब वेव जो आती है उस पत्थरों को टकराती रहती है हमेशा। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए। अभी कंटिन्यूसली वेव्स पत्थर को जाके टकराएगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, आपने साइंस में सीखा होगा, और फ्रिक्शन के वजह से वो जो पत्थर होते हैं वो धीरे 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 टाइम के साथ टूट जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और उनमें बहुत सारे छेद भी पड़ने लगते हैं। पानी में बहुत ताकत होती है, पानी को कम मत समझिए, ठीक है। अभी भी हमने देखा जब साइक्लोन आया था पानी में समुंदर से, तो उसने कितना बर्बादी कर दिया। तो ऐसी चीज़ होती है, पानी इज़ वेरी स्ट्रांग थिंग। नेक्स्ट है, साथ ही समुंदर के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भी भर गया था। मतलब पत्थर जैसे टूट गए थे तो उनमें जो दरार थी उसमें पानी भी भर गया था। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया था। काई पता है ना आपको? काई एक ऐसा ग्रीन चीज़ होता है जिससे आपका पैर फिसल कर आप गिर जाते हो, और ये चीज़ नदी के किनारों पे होती है। नदी में जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, क्योंकि उसमें काई होती है, ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की काई, तो उससे आपका पैर स्लिप होता है और आप फिसल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ सेम हुई थी, पत्थरों के बीच में पानी जमा रहने के वजह से वहाँ पे काई थी, और काई से फिसलने का डर बहुत ही था। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी एक अपना अलग आनंद है। मतलब यहाँ पे काई थी तो थोड़ा रिस्की था इन पत्थरों से चल के वहाँ पे जाने का, पर संघर्ष कहाँ पे नहीं है, संघर्ष हर जगह पे है, डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स हर जगह पे होती है। पर ये होने के बावजूद भी आपको अंजुना बीच देखना चाहिए, क्योंकि ये अलग प्रकार का एक अनुभव है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। अगर आप अंजुना बीच कभी जाओ तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि जो यंगस्टर्स है बाहर के देश, जो फॉरेनर्स होते हैं, ज़्यादा करके फ्रेंच लोग वहाँ पे, बहुत करके फ्रांस से वहाँ पे, या फिर रशियन लोग वहाँ पे बहुत आपको मिलेंगे जो बाहर से आते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे यंग लोग होते हैं जो हमेशा मस्ती में डूबे हैं, एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने को दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मतलब आप अगर यंग हो तो आपको ये जो जगह है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो यंगस्टर होते हैं, रशियन होते हैं। रशियन तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो रशिया से गोवा आते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। पर जो फैमिली के साथ आते हैं वो तो अपने बच्चों को ही संभालने में लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पथरीला बीच होने के वजह से बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पत्थर भी इतने शार्प होते हैं कुछ जगह पे कि स्क्रैच अगर पड़ जाए बच्चों पे तो खून भी निकल सकता है, इतना वो शार्प भी होते हैं, तो बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मैंने देखा कि समुंदर किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। मतलब देखिए, अब लोग बोलेंगे कि गोवा तो एक है, तो अलग अलग किनारों पे, मतलब अलग अलग बीचेस पे जाके हम तो समुंदर ही देखने वाले हैं, सेम समुंदर अरेबियन सी ही हम देखने वाले हैं, तो अलग अलग बीच पे जाने की क्या ज़रूरत है, एक कोई भी बीच पे चले गए हो गया गोवा। ऐसा नहीं है। लेखक ने यहाँ पे वो चीज़ को नोटिस किया है कि मैंने बेनालियम बीच भी देखा और मैंने अंजुना बीच भी देखा, पर हर बीच का एक अलग क्या है, नज़ारा है, वहाँ का एक अलग माहौल है, वहाँ का एक अलग कल्चर है। मतलब किनारा, मतलब समुंदर सेम होने के बावजूद उसमें कुछ तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको ज़रूर आजमाना चाहिए, ठीक है। यह बेनालियम बीच अभी वो ये कर रहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे दोनों के बीच में। बेनालियम बीच रेतीला तथा थोड़ा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानिक बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल ही नहीं होता।
इसके विपरीत अंजुना बीच बहुत गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यह कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई है कि जो बेनालियम बीच था वो थोड़ा मतलब वो नॉर्मल बीच है, गहरा नहीं है, वो थोड़ा उथल है, मतलब शैलो है। और यहाँ पे ज़्यादा करके फिशिंग ऑक्यूपेशन किया जाता है, मतलब यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और ये जो मछलियाँ हैं वो गोवा से बाहर नहीं बेचते। इतनी सारी मछलियाँ हैं वो गोवा में ही बिक जाती है, क्योंकि गोवा ये सी फूड के लिए बहुत फेमस है। गोवा में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं। तो ये जो फ़िश है वो गोवा के अंदर ही बेच देते हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतनी बचती ही नहीं है पूरा गोवा को देने के बाद में। ठीक है। और दूसरी तरह से उन्होंने बोला है कि अंजुना जो बीच है वो बहुत गहरा है, डीप है वो बीच, और नीले पानी वाला है। और यहाँ पे ज़्यादा करके शूटिंग होती है, शूटिंग के लिए ये बहुत फेमस है। तो दोनों बीच व्यावसायिक है। व्यावसायिक यानी कि क्या है, बिजनेस होता है। दोनों ही बीच बिजनेस के लिए फेमस है। एक में मछलियों का बिजनेस होता है, एक में शूटिंग या फिर कोई अलग चीज़ का बिजनेस होता है। पर दोनों भी प्रकृति के नेचर, दोनों ने भी उनका नेचर जो है वो मेंटेन करके रखा है। लेखक अंजुना बीच के बाद में पणजी मैंने बताया आपको गोवा की कैपिटल है, पणजी सिटी है वो। तो वो पणजी में दिन भर वो घूम रहे थे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे, जो कि बहुत ही फेमस बीच है, बहुत ही बड़ा बीच है गोवा का। यह काफ़ी रेतीला है, बहुत रेत है यहाँ पे, इतनी रेत कि आपको चलना वहाँ पे बहुत मज़ा भी आता है और बहुत थक भी जाते हो, क्योंकि पैर नीचे रखो ऊपर उठाओ, वो रेत में चलना यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो बहुत रेतीला है। और सबसे लंबा, गोवा में सबसे लंबा जो बीच है वो कलिंगवुड बीच ही है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग के व्यवसाय का केंद्र, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस, मतलब क्लब्स होते हैं, होटल्स होते हैं, स्टे होते हैं, बहुत सारी दुकान होती है, शॉप होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी, टैटू बनाने के स्टोर्स वहाँ पे होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है कलिंगुड बीच में। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स, ये तो भूल गए, वाटर स्पोर्ट्स गोवा में ज़्यादा करके बागा बीच और कलिंगवुड बीच पे आपको दिखाई देते हैं। और जिनमें से कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। मतलब कुछ ऐसे आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिखाई देती है कि आप बहुत ही शॉक हो जाओगे, और आपको ये बहुत ही देखने में भी आनंद आएगा। आप करे ना करे, पर आप किसी दूसरे को भी आप अगर देख रहे हो वहाँ पे बीच पे, तो भी आपको बहुत आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, मतलब आप भी आपके हिसाब से ट्राई कर सकते हो कोई स्पोर्ट्स। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। पैराग्लाइडिंग पता है ना आपको क्या होता है? आपको एक बहुत बड़े बलून से बांधा जाता है पतंगे जैसे, और आपको आसमान में छोड़ा जाता है। बीच समुद्र में आपको एक जो नाव होती है, जो बोट होती है, स्पीड बोट, वो आपको लेके जाती है। फिर आपको वो पतंग जैसा वहाँ पे बांधा जाता है उस बलून के साथ, और आपको आसमान में भेजा जाता है। तो आपको आसमान में से पूरा समुंदर का नज़ारा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। और ये बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइफ में एक बार ये आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ठीक है, आपका जो डर है, डर भी चला जाएगा, और ये चीज़ बहुत ही प्यारी चीज़ है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी है। तो देखिए, डर नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डर, हर अलग चीज़ करने में हर इंसान को डर लगता है। ठीक है, तो डर होगा ही, पर उसके अलावा अगर आपने सोचा कि नहीं डर है, पर मुझे कुछ ऐसा करना है जो लाइफ में मैंने नहीं किया है, तो वो जो करना है ना, वो भी आपको, जब आप उस राइड से नीचे उतरते हो ना, आपको बहुत सुकून मिलता है। और सेफ्टी मेजर वहाँ पे पूरी तरह से, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए फेमस है, तो सेफ्टी मेजर बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। तो लेखक ने भी एक्सपीरियंस किया कि इतने ऊपर से इतनी अथाह जलराशि देखना, अथाह मतलब इतना बड़ा समुद्र सामने देखना और ऊपर से देखना,
जो अलग एक्सपीरियंस आता है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। आपको बहुत ही विस्मयकारी भी लगता है, एक्साइटमेंट भी लगती है, थोड़ा डर भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा, रस्सियों से हवा में लटके हम, कितना अलग रहता है। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, मतलब इन्होंने कपल राइड किया था, उनकी पत्नी, दोनों साथ में उड़े थे। दोनों भी डर रहे थे, दोनों भी खुश हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट ना जाए, ऐसा तो ये सबको लगता है, ये कॉमन डर होता है कि अरे मैं गिर ना जाऊँ। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य लाइफ में पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत है। मतलब पक्षियों को कैसे लगता होगा, बर्ड्स को कैसे लगता होगा, तो उस तरह का जो फीलिंग होता है वो आप उस राइड के थ्रू ले सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मिस इतने एक्सप्लेन कर रही है, तो यस, मैं वहाँ पे गई हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो चैप्टर है, वो जब मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रही थी खुद, तो ये सब चीज़ें, ये सब बीचेस मैंने देखे हैं। मैंने गोवा को बहुत नज़दीकी से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। ये जो सब राइड्स है वो मैंने किया है। तो जो लेखक ने वर्णन किया है उससे मैं बहुत अच्छे से रिलेट हो पा रही हूँ, क्योंकि सचमुच में पैराग्लाइडिंग ये ऐसा अनुभव है जो मैंने भी पहली बार किया था, और ये बहुत अनबिलीवेबल है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए जब आप गोवा जाओगे। और गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। आप वहाँ पे जाइए। क्लबिंग और वो सब चीज़ें तो छोड़ दीजिए, गोवा ऐसे भी आप नेचर भी देखेंगे तो बहुत प्यारा गोवा है। तो इसके लिए मैं इतना अच्छे से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। फिर कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन, अभी देखिए, जब भी आप किसी जगह पे ट्रैवल करते हो ना, तो यही सबका रूटीन होता है। एक तो सुबह 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 फटाफट उठना होता है, फिर नाश्ता करना होता है, फिर हमें घूमने को निकलना होता है, क्योंकि नए नए प्लेसेस देखने होते हैं। फिर दिन भर घूमते, ये घूमो वो घूमो, ये बीच देखो वो बीच देखो, इस मार्केट में शॉपिंग करो, उस मार्केट में शॉपिंग करो। फिर थक कर शाम को हम लोग रिसोर्ट आते हैं, और फिर थोड़ा टाइम पूल पे, अगर पूल है रिसोर्ट में तो पूल पे थोड़ा टाइम पास करते हैं, तैरते हैं। ऐसे ही दिन चले जाते हैं ट्रैवलिंग के। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन्स मछलियाँ देखी। गोवा में ऐसी भी है फैसिलिटी कि आपको वो बोटिंग से बीच समुंदर में लेके जाते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ डॉल्फिन्स दिखाई देती है। तो वहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं, और आपकी बोट वहाँ पे रुकाई जाती है कुछ समय के लिए, और आपको फिर बोला जाता है कि यहाँ पे आजू बाजू में आपको डॉल्फिन्स दिखाई देती है। तो कंटिन्यूसली आपको, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कंटिन्यूसली आपको वो उस पूरे बोट में देखना पड़ता है इधर उधर कि कहाँ पे डॉल्फिन दिखाई देगी, क्योंकि वो कभी भी पानी से बाहर आती है, जंप करती है, नीचे चली जाती है। सो ये आपका लक है कि आपको कितने नज़दीक से वो दिखाई देती है। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया था। वहाँ पे हमने बोटिंग, मतलब बोट से गए थे बीच समुंदर में, पर बहुत छोटी डॉल्फिन्स दिखाई देती है, और हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। मतलब कोई उस बोट पे बहुत सारे लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो कोई बोलते हैं हाँ यहाँ पे दिखी, यहाँ पे दिखी, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, पर तब तक वो चली जाती है। तो कांस्टेंट देखना पड़ता है, और बहुत दूर से दिखाई देती है वो डॉल्फिन, इतने पास से कुछ दिखाई देती नहीं है। पर फिर भी एक पहला एक्सपीरियंस, बाद में तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चलता है कि अरे इतना दूर से दिखती है वो, तो अच्छे से दिख भी नहीं पाती, उससे अच्छा तो टीवी में देख ले। पर वो एक्सपीरियंस होता है कि हम बीच समुंदर में होते हैं और डॉल्फिन का वेट करते रहते हैं। और डॉल्फिन किसको पसंद नहीं है? डॉल्फिन बहुत कम लोग हैं शायद से इस वर्ल्ड में जिनको डॉल्फिन पसंद नहीं है। मोस्ट ऑफ लोगों को, सभी को डॉल्फिन पसंद है। तो ये सब एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार गोवा में गए और किया नहीं तो कुछ किया नहीं, सो करना चाहिए। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। देखिए वो गए थे नवंबर में गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे नवरात्रि और दशहरा मनाने का उनको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है।
तो लेखक को नवरात्रि और वहाँ पे दशहरा जो होता है फेस्टिवल हमारा, वो वहाँ पे सेलिब्रेट करने का भी मौका मिला। तो उन्होंने देखा कि जैसे हमारे, देखिए लेखक उत्तर भारत में रहते हैं, इंदौर में, तो उत्तर भारत में दुर्गा पूजा ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वहाँ पे भी घट स्थापना किया जाता है। उत्तर भारत में लड़कियों गरबा खेलती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही सब चीज़ें गोवा में भी उन्होंने देखी। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जो रावण का पुतला है वो यहाँ कहीं भी उन्होंने जलाया जाते हुए उन्होंने नहीं देखा। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। यहाँ पे आपको पता है दशहरे के दिन हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी काम की चीज़ें होती है, जो आयरन से मोस्ट ऑफ बनाई चीज़ें होती है, उनको हम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बच्चे किताबों की पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद में पालकी यानी कि आपको पता है एक पालकी होता है, उसको दोनों साइड से लोग उठाते हैं, और उस पालकी में भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और वो जो पालकी होती है उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में सब जगह पे घूम के सबको दर्शन दे के वो चली आती है। तो वो भी उन्होंने मंदिर में लेके जाते हैं वापस, वो देखा। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते, जिसको हम लोग मराठी में आपट्याचं पान असं म्हटलं जातं, आणि हिंदी में सोने का हम पत्ता देते हैं। हाँ, हैप्पी दसरा हम बोलते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। तो ये भी उन्होंने गोवा में देखा। मतलब एक तरह उन्होंने बीच देखे, बीच का लाइफस्टाइल देखा, एक मॉडर्न गोवा देखा, और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा भी गोवा देखा जो घट स्थापना करता है, जो दशहरा मनाता है, जो सोने के पत्ते एक दूसरे को देता है, हैप्पी दशहरा कहता है, ये भी उन्होंने देखा। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ पाया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। मतलब गोवा में आप अगर जाते हो तो सिर्फ गोवा में आपको फॉरेनर्स या फिर फॉरेन कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो आपको जो भारत है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देता है। भारतीय जो संस्कृति है वो भी आपको दिखाई देती है। ये चीज़ें, ये बातें उन्होंने जानी गोवा में जाके। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पे गोवा ज़्यादा करके टूरिस्ट लोगों के लिए पहचाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। तो लेखक ने यही देखा कि टूरिस्ट लोग भले मॉडर्न हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, थोड़े यहाँ पे बहक जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, गोवा के जो स्थानीय लोग हैं, वो अभी भी उन्होंने भारतीय जो संस्कृति है उसको ही थाम कर रखा है। उन जो उधर रहने वाले जो लोग हैं वो उतने ही साधारण लोग हैं जितने भारत के अदर स्टेट में रहने वाले साधारण लोग हैं। उनमें आपको कभी भी मॉडर्नाइजेशन दिखाई नहीं देगा। उनकी संस्कृति भारत की जो संस्कृति है उससे ही सेम होती है। ओके, सो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है कि गोवा जैसे मैंने देखा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, इमेजिन किया होगा कि हाँ ऐसा होगा गोवा, तो फिर अच्छी ही बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए। और थैंक सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको उसके अलावा कुछ अदर इंक्वायरी करना है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लगाना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सो थ्रू द मेल हम बात कर सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स अगर आपको लेना है तो। ओके, धन्यवाद।